हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड में कंडक्ट होने वाला 28 फरवरी 2025 को जो फाइनल पेपर हुआ था मैथ स्टैंडर्ड का, जिसको लेके हो रखा बहुत बड़ा बवाल। तो इस वीडियो में आपको इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बहुत काम की वीडियो, ध्यान से देख लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिनके पास मैथ स्टैंडर्ड था। देखते हैं भाई तुम कितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। देखो, इस वीडियो में आपको पहले तो हम कराएंगे सॉल्यूशन, सोल्व कराएंगे। अभी हमने जो है सीसीएल चैप्टर ने ऑफिशियली पेड पीडीएफ बेची थी आप लोगों को, जिसमें हमने बोला था कि मोस्टली क्वेश्चन आपको पीडीएफ में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी मैच कराऊंगा कि भाई पेड पीडीएफ में से आपको कितना देखने को मिला। साथ में अब की बार ये बवाल हो गया कि भाई जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे भाई, ये मत सोचना कि थे नहीं, कई सारे क्वेश्चन थे, एक दो नहीं था, कई सारे क्वेश्चन थे भाई। और मेरा दिमाग चकरा गया भाई, किससे बनवा लिया पेपर तुमने। तो ये तीनों चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं पेपर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट वगैरह आएंगे वहां पे पता लग जाएगा। और साथ में मैंने पर्सनल आईडी का, टेलीग्राम की पर्सनल आईडी का लिंक भी दे रखा है। अगर किसी को पेड पीडीएफ परचेज करनी है तो बस मुझे मैसेज कर देना वहां पर जाकर टेलीग्राम पर, हेलो सीसीएल, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड पीडीएफ खरीदनी है। क्योंकि भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, समझना जरूरी है कि आपको पीडीएफ चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, उसके साथ में एक वेबसाइट बता देता हूं जो बहुत काम आएगी अगर आपके पास पैसे हैं और नहीं है, दोनों के केस में, cclchapter.com। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा। इस वाली वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन है जहां पर आपको पेड पीडीएफ यहां से भी परचेज कर सकते हो एट द टाइम। यहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है, यहाँ पे तुरंत आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी वेबसाइट से। और कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा जो है आपको पेपर्स वगैरह की पीडीएफ अगर चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में भी चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे इस वेबसाइट से देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो अब देखते हैं गणित का जो है स्टैंडर्ड का पेपर कैसा आया था, किस तरीके से था। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का टाइम हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है सेक्शन 1 आता है, जो हमारा वो था हमारे MCQ वाला सेक्शन A। इसको देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन था हमारा 1 + कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी थी, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, जिसको हम कहते हैं कोसिकेंट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है सीधी डायरेक्ट, इसका जो है कोई रिलेशन नहीं था। कोसिकेंट बोलते हैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा को बोलते हैं हम सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा जो है आपको दोनों में लिखना था। अब ये प्रॉपर्टी, इसको अपॉन में ये जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कोट स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी गेम था पूरा, इससे अलावा कुछ नहीं था। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट था। अगला क्वेश्चन देखो, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज फिल इन द ब्लैंक टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण बोलते हैं जिसको, मैं यहाँ पे लिख सकते हो आप परपेंडिकुलर इंग्लिश वाले। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB इज द कोट एंड टेंजेंट PA एट द मेक्स एंगल 40 डिग्री विद द AB, देन एंगल निकालना था AOB का क्या होगा हमारा। अब इस केस में कैसे निकालना था इसको, यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे जो ड्रॉ है फिगर, इसमें ये जो टोटल एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का। एज ऑफ रूल जो है 90 डिग्री का होता है। अब 40 इन्होंने पहले बता दिया, तो बचा हुआ जो इंटरनल एंगल हो गया वो हो गया 50 डिग्री का। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये एक जो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें देखने को मिलता है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। और ये वाला एंगल भी इस वजह से 50 का हो जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दो एंगल सेम होते हैं। अब ये वाला और ये वाला 50 का हो गया, दो एंगल, और टोटल होता है ट्रायंगल में 180। तो यहाँ पे जो है 100 तो पहले ही हो गया, बचा 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना था, इसमें जो हमें एक सर्कल दिया हुआ था वृत्तखंड P के आवर का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये जो शेडिड रीजन है ना, इसका एरिया बताना था। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी इस पूरे ट्रायंगल का जो सर्कुलर हिस्सा है, इस पूरे का एरिया निकलेगा, यानी कि जिसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे θ/360 इंटू में πr²। उसके बाद में इसका इस जो फॉर्मूले से हमारा पूरा ये वाले रीजन का एरिया निकलता। अब हमें ये ट्रायंगल तो चाहिए नहीं है, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे इसमें से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस और हाइट। ठीक है, ये हमें माइनस करना था। अब थीटा हमें दे रखा था 90 डिग्री का, अपॉन में 360 इंटू में πr² माइनस में 1/2
और इनटू में बेस और हाइट दोनों आर आर दे रखी थी हमको, तो ये क्या है आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब अगर इसको सॉर्ट करोगे 94 जा जो है 360, तो 1/4 आ गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कॉमन लोगे आप 4, ठीक है 4 कॉमन ले लो। अब इस केस के लिए आपको इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर निकाल के तो दिखाना नहीं था, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट लगाओ 2 और ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ये 4 ऑटोमेटिक हो गया, तो 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 इसको बाहर ले लो, ठीक है। उसके बाद इधर बच गया पाई, इधर बच गया ऊपर का 2 जो हमने ऐड करा था अपने पास से, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया जो कि है ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में एक कार के पहिए का व्यास दे रखा 42 सेंटीमीटर, 132 किलोमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। अब हमें व्यास दे रखा, डायमीटर दिया हुआ था, पहले तो इसको रेडियस कर लो, रेडियस हो जाएगी 42 का हाफ 21, ठीक है। अब हमें जो है जो सर्कल है, क्योंकि सर्कुलर होता है उसका सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, वो होता है फॉर्मूला 2πr, तो आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 21, 7 या 21 काट लो इसको, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसके बाद में क्या करना है, 132 किलोमीटर चलने के लिए चक्कर पूछे हमसे, तो 132 किलोमीटर को आपको जो है सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको इसको पता नहीं, किलोमीटर को मीटर में बदलो पहले, तो उसके बाद मल्टीप्लाई और करोगे सेंटीमीटर के लिए। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में जब ये हो जाएगा आपका, यानी कि 132 गुणा में किलोमीटर को मीटर में यानी 1000 मीटर, उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा में 100, ठीक है। 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको जो है ये जो मल्टीप्लाई आई है हमारी, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा भाई मल्टीप्लाई क्यों करनी, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो इसको सीधा डिवाइड रख लो तुम, 2 इंटू में 22 इंटू में 3, सीधा ही काटने लग जाओ। ऐसे काटोगे ना, जब इसको सॉर्ट करोगे बचेंगे आपके पास यही बस, तो आपको जो है आंसर जो आएगा वो आएगा 10⁵, यानी कि 3 0 ये और 2 0 ये 5, ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 132 ही आता है इसकी मल्टीप्लाई, और ये ऊपर भी 132 है, तो जब काटोगे 1 आ जाएगा, उसके बाद बची 5 0 हमारे पास, 10⁵ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व करना था, आसान ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, 2 कोन्स हैव देयर हाइट, हाइट दे रखी थी, रेशो दे रखी थी 1:3 और रेडियाई दे रखी थी 3:1। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशो हमें जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था, जो कि होता है हमारा 1/3 πr²h, πr²h। इसमें आपको जो है ये जो रेशो थी ना, अब इसी रेशो के अकॉर्डिंग निकालना था। देखो इन्हें हाइट की रेशो दी है, एक बार हाइट इसकी जो है एक की ये रख लो, दूसरे वाले केस में 3 रख लो, और दूसरे में जो है आपको जो है एक की रेशो पहले वाले सिनेरियो में जिसकी आपने ये हाइट 1 रखी है उसका रेशो रेडियाई वाला 3 रख लो, और उसकी जो है डिवाइड मार दो, उसके बाद जो है आपकी रेशो आ जाती सोल्व करने पे, और इसका जो आंसर बनता वो आपका बनता 3:1, ठीक है, सोल्व करने पे पूरा। और अगला जो है देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ मोड एंड मीन ऑफ डाटा इज 12.6 एंड 10.5 रेस्पेक्टिवली, देन मीडियन ऑफ डाटा हमें बताना था। मीडियन ऑफ डाटा क्या होगा, ये जो है सिंपल क्वेश्चन था कि मोड और मीडियन दे रखा था, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए था हमें। 3 मीडियन जो है बराबर होता है, 3 मीडियन बराबर होता है हमारा मोड प्लस में 2 मीन के, ठीक है। ये फॉर्मूला था, हमें 2 चीजें दे रही थी, तीसरी निकालनी थी, डायरेक्ट आंसर निकल जाता फॉर्मूला अगर पता था तो आपको। इसका जो आंसर होता वो होता 11.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन, इसके अंदर क्या कर रखा था, ये भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ था, जो कि सही बताऊं तो आउट ऑफ सिलेबस सा भी है, ठीक है। पूरा नहीं है, लेकिन इन्होंने भाई चीटिंग करी है, थोड़ी चीटिंग करी है। मतलब सिलेबस में डाल भी सकते हो इसको, नहीं भी डाल सकते, वो वाले हालात है इसके। तो अब ये वाले जो क्वेश्चन था इसमें आपको क्या करना था, पहले तो ये जो बिलो 10 है 3 दे रखा है और बिलो 20 12 दे रखा है, इसके लिए आपको पहले टेबल बनानी थी। 10 किस तरीके से, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से करनी थी। और यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या थी ध्यान देने वाली थी, वो थी यहाँ पे 3 थे, ये 3 इसमें ऑलरेडी ऐड थे 12 में, तो यहाँ पे 12 में से 3 गए 9, ठीक है। यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, उसके बाद में यहाँ पे 27 में से ये 12 घटा दो, ठीक है। जो बच रहा है वो यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे आएगा, फिर यहीं इस तरीके से आना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था उसके हिसाब से आपको ये जो ऊपर की क्लास थी वो बतानी थी कौन सी बैठती है। इन्होंने इस तरीके से कन्वर्ट करवा लिया पहले हमसे, जो कि एक लंबा प्रोसेस था। हालांकि इनको बड़े क्वेश्चन में देना चाहिए था, लेकिन भाई एमसीक्यू में पटक दिया जबरदस्ती करके। तो इसका जो आंसर आता वो आता आपका 30 to 40 वाली क्लास, ठीक है। यानी कि 10 to 20, 20 to 30, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो आपका जो मेन था वो था 30 to 40, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट दिख रहा है वो ज़्यादा था, है ना, 30 के करीब इंक्रीमेंट दिख रहा है हमें, तो वो ज़्यादा था इसलिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन था हमारे पास 52 पत्तों का जो है
कि गड्डी में से 2 पत्ते पान के और 4 पत्ते हुक्म के गायब हैं, शेष गड्डी में से काला पत्ता निकालने की प्रायिकता बतानी है। पहले तो आपको पत्ते हटा देने हैं, ठीक है। 2 पत्ते पान के, 4 पत्ते वैसे हैं, 6 पत्ते गायब है, बच गए हमारे पास में 46 पत्ते। अब ये 46 पत्ते में से आपको पता है, क्योंकि 4 पत्ते हुकुम के गायब है, हुकुम का रंग कैसा होता है, काला, पान वाला हमें कंसीडर नहीं करना। इन्होंने कहा कि शेष जो बची हुई गड्डी है उसमें काला पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी है, इसमें से 4 पत्ते पहले ही गायब थे हमारे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें जो है काला पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब जो है ना आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि प्रायिकता किस हिसाब से जो है आपकी निकाली जाएगी। तो उसके लिए आपको जो है ये पान वाले नहीं जोड़ने, ये जोड़ने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं जुड़ेंगे जैसे आप सोच रहे हो भाई कि हाँ सीधा लिख दिया और हमारा जो है गलत सलत आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इसको जो है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टोटल पत्ते जो थे उसमें से लाल रंग के तो 2 ही गायब हुए ना, ये 4 गायब हो गई, ये एक्स्ट्रा गायब हो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है अभी क्या हो गई, कम हो गई निकलने की, ठीक है, थोड़ी सी कम हो गई। तो उसके हिसाब से माइनस प्लस करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसका जो है आंसर आएगा 11/23, ठीक है। वो कैसे आएगा वो समझ गए ना आप, मतलब क्योंकि काला पत्ता निकालना, पत्ते कितने बचे काले वो देख लो पहले, टोटल कितने होते हैं पता होगा ना, मतलब 52 पत्ते थे, 52 में से जो है 2 से पहले हाफ कर लो इसको, यानी कि 26। अब 26 में से 4 गायब थे आपके, ठीक है ना, और 4 गायब हो गए तो कितने बच गए आपके पास, 22 बच गए, है ना। टोटल कितने हमारे पास में, टोटल कितने हैं वो है 46, है ना, जो बचे हुए पत्ते। अब इसमें से काला पत्ता निकाल लो। अब 22 में से जब काला निकालोगे तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी आपकी, इसको जो है एक पत्ता इसमें से विड्रॉल मारना आपको, ठीक है। 2 से भाग करोगे तो 11 और 23, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आया, समझ गए ना। अब तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा भाई समझा ही देता हूँ पूरा, नहीं तो अटके बैठे रहोगे तुम लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन हमारा जो है, इफ 2 पॉजिटिव एक्स और वाई दे रखे थे, टर्म दे रखी थी और वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम हमें बताना था। इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है इसमें क्या करना है आपको, हाईएस्ट जो है काउंट करने, ए की पावर, और भी यहाँ पे ए की पावर 3 है, ए की पावर 4 है, तो ए की पावर 4 ले लो, बी की पावर 5 है, बी की पावर 3 है, तो बी की पावर जो है हमें यहाँ पे 3 और 5 में से 5 ले लेनी है। अब ए की पावर 4 और बी की पावर 5, पहले तो ये देखो बी की पावर 5 इसमें है ही नहीं है तो बाहर हो गया, ए की पावर 4 बी की पावर 5 ए की 4, ये वाला भी बाहर हो गया, बचे ये 2, या तो ये है या ये है। अब इसके बाद में 12 और 14 का एलसीएम निकाल लो, 12 और 14 का, उसको कैसे निकालोगे पता होगा आपको, 2 पे करोगे, 2 6 12, 2 7 14, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं रही है, 6 7 42, ये तो 14 है वैसे भी बाहर हो गया, तो बचा हमारा आंसर ये, ठीक है। 42 दूनी 84 वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाता है 84, और इस तरीके से आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका बी आंसर था हमारा राइट। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, वो कितने हो सकते हैं, तो वो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से या फिर जो है 1 से भागो उसको कहते हैं हम प्राइम नंबर। वो तो अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, 2 हो सकते हैं, या तो वो खुद से भाग होगा या 1 से भाग होगा, ठीक है। तो 2 आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनके जीरोज दे रखे -7 और 3, इनका जो है इसका हमें आंसर निकालना था कि इसका जो आंसर हमारा क्या रहेगा। इसके लिए आपको जो है कोई भी पोलिनोमियल बना लो, ठीक है। उसके लिए आप जो है सम ऑफ जीरो जब लिखोगे, कितने भी मल्टीपल्स में लेते जाओ, वो ऐसे ही चलता रहेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 और मोर देन 3 कर रखा है, मोर देन 3 हमारा जो है इस केस में राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए सम ऑफ जीरो जो है हमारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -b/a, जिससे आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 13th क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल हमें बताने हैं कितने हैं। इसको जब सोल्व करोगे तो आपको बस इधर लेके आना है x² बराबर में 0.04, इसका जो है x² में स्क्वायर रूट हटाओगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और अब के इसमें x बराबर हो जाएगा ±0.2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, आपका ए ऑप्शन सही था इसका। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक एपी दे रखी थी, नेक्स्ट टर्म जो है एपी की बतानी थी कौन सी होगी। इसमें क्या था, एपी के अंदर समझने वाली बात थी, ये स्क्वायर रूट 6 था, उसके बाद 24, यानी 6 गुणा में 4 कर रखा था, 6 चौके 24। अब 2 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि आपका जो है 6 स्क्वायर रूट 6, यानी या कह सकते हो 1 स्क्वायर रूट 6, उसके बाद था 2 स्क्वायर रूट 6, उसके बाद में ऐसे ही जो है यहाँ पे 9 6 54, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 स्क्वायर रूट 6। अगला क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 6, दिख ही रहा हो, तो अगली टर्म पूछी हुई है 4 स्क्वायर रूट 6 को 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और गुणा में 6। तो इस तरीके से आपको जो है समझ गए होगे, सी ऑप्शन आपका राइट था, ठीक है। ये भी डिसेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो 15th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर ई एफ और पी कैव, यानी ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल थी, और इसमें 5:4 का अनुपात दिया हुआ था। पी कैव जो है 6.3 दे रखी थी, यानी ये वाली लाइन हमें ऑलरेडी दे दी 6.3, तो ई एफ की लंबाई हमें यहाँ पे
काउंट करनी थी। इसमें आपका जो है सिमिलैरिटी रूल लग जाता, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता, जो REF जो है यानी REF यानी ये वाला जो ट्राइंगल है ये जो है सिमिलर है हमारा पूरे के इसके, यानी कि RP और क्या के, यानी ये वाला छोटा ट्राइंगल जो है पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर पड़ता है। इसी केस में इसी को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि RE अपॉन में RP यानी RE जो है अपॉन में RP, ये वाली लाइन जो है हम कर रहे हैं बराबर में है EF अपॉन में PQ। ठीक है, अभी हमें जो है क्या निकालना है, PQ की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, इनका रेशो पता है, तो इसको जो है अब सोल्व करोगे ना, देखो RE यानी कि ये अनुपात, देखो पहले ये अनुपात है ना, ये अनुपात पुट करना है x मानकर, इनको x तो अपने आप भी कट जाएगा या ऐसे कैसे पुट करोगे, एक ही स्टेटमेंट बचेगी EF की, तीनों में वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू भी है और इनको x लिख लो, 5x 4x ऐसे करके लिख लो, यानी कि जो है अनुपात हमें दे रखा है E वाली भुजा PR को 5:4 से विभाजित करती है, यानी कि 5, इसको कर सकते हो 5x 4x इस तरीके से लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे बस डिवाइड करो और सॉर्ट कर दो, बस सोल्व कर दो और डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसका जो आंसर था 15th क्वेश्चन का ये था आपका सी ऑप्शन 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारे पास में उस बिंदु के निर्देशांक बताने थे जहां पे 4x - 2y + 5 बराबर 0 है और y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है। जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पे तो सीधी बात है x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे चारों में 0 है, फंस गए भाई हम, तो x की वैल्यू इस वाली स्टेटमेंट में 0 रख दो, 4 × 0 0 और माइनस में 2y बराबर में माइनस का 5, माइनस से माइनस हट गया, 5/2 आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रखने की बात है, माइनस से माइनस कटा है तो प्लस का 5/2 है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 17th क्वेश्चन, साइन थीटा दे रखा है अपॉन बी, तो कोस थीटा बराबर होगा किसके, वो हमें यहाँ पे बताना था। तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इस केस में क्या होगा, साइन थीटा, साइन ए अपॉन बी जो दे रखा है हमें, साइन क्या होता है, साइन बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन बी जो दे रखा है हमें, और वैसे ही जो है कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसको जब सॉर्ट आउट करोगे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले में p² + b² बराबर h², जो वो वाला फॉर्मूला है उसमें a और b पुट कर दो, उसके बाद में जब सोल्व करोगे उसको पूरे को तो आपका आंसर आ जाएगा b², ये बच्चे ने क्या लिख रखा है, रुको मैं इधर लिख देता हूँ, b² - a² स्क्वायर रूट अपॉन में b, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे फिल करना था। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C देन द वैल्यू ऑफ कोस A + B, तो उस केस में कोस A और B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो है राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, कोस A + B यानी कि 90 डिग्री है, कोस 90 क्या होता है 0, डी ऑप्शन आपका राइट था। अगला जो है आपका सर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन था, अभी कथन दिया हुआ था किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 8n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त करने के लिए 2 × 5 के मल्टीपल चाहिए, यहाँ पे 2 के मल्टीपल थे लेकिन 5 था ही नहीं, तो इसीलिए जो है हम क्या कह सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी हमारे पास में, वो थी किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 12n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकती, ये लेकिन ये कह रहे हो सकती है, तो स्टेटमेंट गलत है हमारी, यानी कि ऑप्शन सी था अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत था हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश में भी देख लो इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन था आपका। उसके बाद में जो है 20th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है यदि किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 2 और 3 है और केंद्र जो है -2 और 5 है, तो व्यास का दूसरा सिरा जो है -6 और 7 होगा। अब ये वाली स्टेटमेंट की आपको जांच करनी थी, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड थी हमारी और सही थी। उसके बाद में किसी वृत्त का केंद्र उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है, ये भी बात सही थी। ठीक है, यानी कि इसमें ये मत कंफ्यूज होता ना कि क्या है क्या नहीं भाई, इसमें सीधा घटाना था, ठीक है ना, -6 और 2 इसका हाफ करना था, तो ये जो है इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है एक सिरा इधर का दूसरा इधर का, इसके सेंटर आपको निकालना था बीच में, और वो यहाँ पे आपका आ रहा था। उसके बाद में ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट थी, ये भी ट्रू थी और ये वैलिड रीजन था, इसलिए इसका मध्य बिंदु था, इसमें ऑप्शन आपका ए आना था। ठीक है, उसके बाद में आगे जो है नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके, इस टाइप के क्वेश्चन थे जिनमें जो है आपको क्वेश्चन वगैरह ये जो है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे थे, और इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे भाई, कौन सा PDF से था कौन सा नहीं था, कौन से में क्या पंगे हो रखे थे। ये आपका पेपर है, कंप्लीट पेपर आपको CCLchapter.com वेबसाइट पे ओल्ड पेपर के सेक्शन में मिल जाएगा।
पेपर होने के बाद में डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। जब ये पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है ये कंप्लीट सेक्शन आ चुका है। अभी जो है हमारे पास आ चुका है सेक्शन ई। मैं केस स्टडी पे के ऊपर जो है आने की कोशिश करा था। यहाँ पे सेक्शन ई के अंदर देखो यहाँ पे जो है पहले समझ लो जगदीश का एक खेत है, त्रिभुज के आकार का है, उसमें ये है जो हम देख लेंगे डायग्राम में, गेहूं की खेती हो जिसमें बाकी सब जगह वो सब्जियां उगाना चाहता है, चित्र को देख लो, और एक खंबा दे रखा है। देखो ये डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा धुंधला हो रखा है, अब वो आपने देख भी लिया होगा, पेपर आपके पास था या नहीं था तो फोटो में देख लो। ये एक डायग्राम दे रखा है, ये एक पूरा इसका खेत है ट्रायंगुलर। अब ये बीच में जो स्क्वायर बना रखा है इसने, ये चाहता है इसमें जो है अपनी सब्जी करे, जो भी गेहूं उगाना है गेहूं कर ले और बाकियों में सब्जी कर ले, ठीक है। इसका पहला पार्ट देखते हैं। ओ को मूल केंद्र बिंदु मानते हुए पी क्यू के निर्देशांक -200 तो पी क्या वार एक वर्ग है, आर एस के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि आर एस के निर्देशांक बताने हैं, आर और एस के। आर के क्या होंगे, आर का जो है पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं जो है 200 और इधर से है फिर 400, ठीक है। ये आपके आर के निर्देशांक, एस के निर्देशांक के लिए -200 और साथ में 400, ठीक है। इस तरीके से आपको एस के निर्देशांक मिल गए। ये तो काफी आसान था आपका क्वेश्चन, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस। ये जो स्क्वायर खेत बनाया इसने, इसका एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी 400, ये भी 400, ये भी 400, ये भी सारी 400 है, तो 400 का स्क्वायर कर दो, ये जो आ जाएगी वैल्यू आपकी, वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी हुई है हमें, तो आपको लास्ट में स्क्वायर यूनिट आपको लिखनी थी बस, ठीक है। बस ऐसे लिखना था, ये जरूरी था, तभी नंबर टीचर सही देता। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अथवा में दे रखा था कि वर्ग पी के आर एस के विकर्ण पी आर की लंबाई कितनी है। पी आर की लंबाई पूछी हुई है, पी से आर तक की, यानी कि ये वाली लंबाई हमसे पूछी हुई है। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप फॉर्मूला लगाओगे पाइथागोरस वाला। ये वाली भी पता है, ये वाली भी पता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो का जोड़ जो है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसको एक्स मान लो और ये वैल्यू निकल जाएगी, आराम से कर लोगे ना। अगला जो है सेक्शन देखो, इसमें तीसरा क्वेश्चन, यदि बिंदु एस रेखा सी ए को के रेशो 1 में विभाजित करती हो तो के का मान बताना था कितना होगा। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है के का मान तो आपका जो है 1 हो जाएगा, लेकिन कैसे निकलेगा वो समझ लो। आपको जो है यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, पहले क्या करना है, पहले तो आपको देखो अनुपात दे रखा है इन्होंने, के अनुपात है कि ये वाला के है हमारा, ये 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना, फिर उसको, ये हमारे जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज है, यानी कि 400 के हिसाब से फिर 800 के, उसको घटा दो और आपकी जो के की वैल्यू है वो बराबर आ जाएगी, पता लगेगा ये दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों मिड पॉइंट है, इसलिए के भी हमारा 1 हो जाएगा जब सोल्व करोगे तो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बेला अपने परिवार में एक साथ पहली बार नई दिल्ली और ऊंची इमारतों के टावर में फलाना ढिमकाना करने गई। अब यहाँ पे देखो ये पूरा हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन स्पीड में। अब मेन मुद्दे पे आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि टाइम पास कराएंगे। डायग्राम देख लो, एक टावर है भाई ये वाला, ठीक है, 50 मीटर का है, एक बिल्डिंग होटल की। और अब देखते हैं क्या करना है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर एक नामांकित चित्र बनाना है। अब यहाँ पे नामांकित चित्र क्या बनाना है, यहाँ पे देखो ये उन्नयन कोण बता रखे हैं, टावर की ऊंचाई दे रखी है उन्नयन कोण शीर्ष के टावर से। इसके लिए आपका जो डायग्राम बनना था वो कैसा बनना था, रफ डायग्राम टाइप में बनाना था। ऐसे करके ये हमारा होटल हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये और ये हमारा हो गया, सीधी लाइनें हैं ये एक्चुअली में, ठीक है। ये हमारी हो गई 50 मीटर की हाइट, जो कि हमारा ये टावर था, यहाँ पे टावर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं कि चोटी से जो है इसका एंगल जो था वो था हमारा 30 डिग्री का, इसके हॉरिजॉन्टल के हिसाब से 30 डिग्री का एंगल था। उसके बाद में जो दूसरा एंगल था वो था हमारा यहाँ पे नीचे से जब वो देखती है यहाँ पे इसकी चोटी को ये ऐसे, तो ये बनता था 60 डिग्री का, ये बन गया। उसके बाद में यहाँ पे आप लिख सकते थे टावर था, ये हमारी जो है बिल्डिंग थी होटल की। उसके बाद में पॉइंट दे देते A B C D और E, इस तरीके से पॉइंट देते, ये आपका डायग्राम बनाना था और कंप्लीट हो गया बस आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहला के एक नंबर ऐसे थे। होटल और टावर के बीच की दूरी की आपको गणना करनी थी, ठीक है, कि होटल से टावर के बीच की दूरी कितनी है। उसके लिए आपको डायग्राम को अंडरस्टैंड, आपने जो है 9th चैप्टर का क्वेश्चन था, इसके लॉजिक पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे इस टाइप के, ठीक है। काफी आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। ये आपको बेस निकालना था, ठीक है। आपको ये एंगल दे रखा था, ये वाला एंगल दे रखा था, ये वाला एंगल, इनको कंपेयर करना था और ये वाली वैल्यू आ जाती और ये वाली पैरेलल थी, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी सेम आनी थी, तो कंपेयर होने के बाद प्रूव हो जाती कि भाई जो डिस्टेंस हमारी बिल्कुल सेम है यहाँ पे, ठीक है। अगला और में देखो, होटल के आधार से टावर के शीर्ष की दूरी ज्ञात करनी है। होटल के आधार से टावर का शीर्ष, यानी कि आपका जो डायग्राम था उसमें आपको ये वाली जो वैल्यू थी नीचे 60 डिग्री, ये वाली वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए आपको साइन 60 डिग्री हमें दे रखा था, बेसिकली साइन 60 डिग्री वो था हमारा बराबर में हो जाएगा 50 अपॉन में जो है
ई बी, ठीक है। ई बी यानी कि ई हम इसको मान रहे थे और ये हमारी ए बी सी रखी थी ना, तो ये हमारी बी थी, ये ए था, ये सी यहाँ पे डी था जो हम ऐसे मिला रहे थे, तो इस तरीके से था। तो ये ई बी, ठीक है, साइन 60 डिग्री, इस तरीके से आपको इसको सोल्व कर देना था और आपका आंसर आ जाता। अगला जो है तीसरा पार्ट देखो, यदि बेला टावर और होटल या इमारत के बीच में खड़ी है, यानी कि ये होटल है, ये होटल हमारा, ये टावर है और इसके बीच में वो कहीं पे खड़ी है, हमें नहीं पता कहाँ पे खड़ी है। अब इनका जो है कोण देखो, ये पहले हमें पता था 30 डिग्री, लेकिन इन्होंने जो है ना भाई केस स्टडी में एक बड़ी चीटिंग करी है हमारे साथ में, और वो ये है कि इन्होंने कंपलसरी कर दिया अथवा में देने के बाद भी हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना। ये बहुत बुरा लगा भाई, मेरे चीटिंग कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये कहीं बीच में खड़ी है और कोण बना रही है, क्या देख रही है ये, इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण उस बिंदु से होटल की इमारत है, यानी कि ये वाला कोण जो है हमें दे रखा था 45 डिग्री का, ठीक है, ये दे दिया था। उसके बाद में होटल के आधार से उसकी दूरी बतानी थी, ये हमें निकालना था कि कितनी है। ये बराबर आ जाती है आपकी टेंजेंट 45 आ जाता, इज इक्वल टू मतलब 1 होता जो वैल्यू, और बराबर में होता है ए बी अपॉन में बी एफ। हम इस पॉइंट को एफ मान रहे हैं, ये ए था ये बी था, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो इसको सोल्व कर सकते थे और वैल्यूज निकल जाती। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये काफ़ी थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स था बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है एपी वाले चैप्टर से था ये आपका, और इसमें जो है दो चीज़ों को एक साथ घुसेड़ दिया भाई कंफ्यूज करने के लिए, मतलब थोड़ा हार्ड बनाने के लिए इसको दो चीज़ें एक साथ कर रहे थे लोग। इसमें जो है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर तक ये इन्होंने पहुंचा एथलेटिक के रूम में, दो प्रोसेस चल रहे थे एक बीच में, फिर ये इवेंट चला देते 15 दिनों में उन्हें स्पेशल काम किए। 40 थ्रो से जो है उसने शुरुआत करी, फिर वो 12 से बढ़ाती रही। एक ये चल रहा था, एक वो नॉर्मल काम कर रही थी जिसमें 7.5 मीटर तक वो पहुंचा था, फिर हर रोज 9 सेंटीमीटर बढ़ाती, हर हफ्ते 9 सेंटीमीटर बढ़ाती, तो ऐसे चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, शिविर में 12वें दिन सिमरन ने कितने थ्रो का अभ्यास किया शिविर में, ठीक है, नॉर्मल में नहीं शिविर में पूछ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना था, इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला लगाना था A12, यानी कि ए हमें दे रखा था ऑलरेडी 40, यानी कि 40 थ्रो से शुरुआत किया ना, 40 दे रखा था। एन भी दे रखा था, एन क्या था हमारे नंबर्स, यानी कि जो कहते 12 माइनस में 1, और डी यानी कि जो है डिस्टेंस वो डिफरेंस वो था 12, ठीक है। ये भी हमारा 12 था, इसको सोल्व कर देते, आंसर आ जाता आपका 172 थ्रो, क्योंकि 12 से वृद्धि कर रही थी ना हर रोज वो, और इन्होंने 12वें दिन के लिए पूछा हुआ है। अब अगला इसलिए जो है 2 बार आ गया, 172 थ्रो जो है यहाँ पे आंसर आ जाता। अगला जो है 6 सप्ताह के अंत में सिमनर ने कितनी दूरी तक थ्रो किया, तो कितनी दूरी तक थ्रो किया वो हमें यहाँ पे बताना था, 6 सप्ताह। अब ये वो ये वाला नहीं आ गया शिविर वाला, ये नॉर्मल वाले में आ गए ये लोग। इसके लिए आपको यही करना था, इसके लिए आपको जो है इन्होंने क्या कहा था, वही फॉर्मूला सेम ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी 1 और बाहर डी था, तो वही फॉर्मूला सेम लगना था। तो यहाँ पे 9 ए की वैल्यू जो हमें दे रखी थी प्लस में 6 माइनस 1 एन, यानी कि जो डिफरेंस था 9 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ा रही थी ना वो, तो वो और डी जो है हमारा ये भी हमारा ये 9 आ रहा था, ठीक है, ये 9 आ जाता। इसके बाद जब इसको सोल्व करते हो तो ये आता आपका 54 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाता। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, अथवा में दे रखा है, अथवा में क्या है, वह 11.25 मीटर की दूरी तक थ्रो कितने सप्ताह में कर पाएगी। उसके लिए 11-25 मीटर को आप जो है सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो हर रोज सेंटीमीटर में आगे जो है बढ़ा रही है, तो इसको सेंटीमीटर कर लो, 1125 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये दे रखा था ऑलरेडी, इज इक्वल टू क्या करना था, हमें जो है शुरुआत करी थी इसने 765 से, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया अभी हमने, ठीक है। 1125 बराबर में 765, एन हमें निकालना था -1, और डी हमें ऑलरेडी दे रखा था 9 से जो है डिफरेंस से वो ग्रो कर रही थी। अब इसको जब सोल्व करते एन की वैल्यू आपकी आ जाती 41, और ये थे आपके वीक्स, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन था, 15 दिनों के पूरे शिविर के दौरान उसने कुल कितने थ्रो किए थे वो हमें यहाँ पे बताना था। तो इसके लिए आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना था सम वाला, तो उसके लिए अभी जो है आपको एस एन होता है n/2, एन हमारा पता ही था हमें 15/2, ब्रैकेट जो है 2a, ए की वैल्यू थी 40 जो कि शुरुआत थी उसकी, और प्लस में n-1, n था 15 -1 और d था हमारा यहाँ पे 12, ठीक है। इसको जो है सोल्व करना था, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी थी, नहीं सॉरी ये तो निकालना था, इसकी वैल्यू क्या कह रहा हूँ, ये जो है हमें सोल्व करना है। अभी जो है इसको सोल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 1860, और उसके बाद आपको लिख देना था थ्रो, ठीक है। 1860 थ्रो जो है ये करेगी जब इसकी वैल्यू को कंप्लीट सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट होना था।
अब यहाँ पे ये तो रही कंप्लीट पेपर, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया भाई ये जो सारा कुछ था। एक बार आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ से भी मैच करा देता हूँ इन क्विक, और उसके बाद में देखो ज़्यादा मैच नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते सर कुछ आया नहीं कुछ आया नहीं। पहले जो है वो मैच करा देता हूँ एक बार, पीडीएफ में से कुछ आया भी था कि नहीं आया था। भाई बहुत सारे बच्चे तो इसी डाउट में बैठे हैं कि तुम्हारी पीडीएफ बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। अगर डाउट था भाई देखो जो बेसिक वाला पेपर था स्टैंडर्ड लेवल पे जो नॉर्मल उन्होंने बना के दे रखा था, जो क्राइटेरिया उन्होंने बोला था उस क्राइटेरिया के हिसाब से लगभग 90% पेपर पीडीएफ से था बेसिक वालों का। अभी स्टैंडर्ड वालों का पेपर भी अच्छा आया हुआ था, ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने जो है एमसीक्यू को मैच नहीं करा क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादातर नए टाइप के थे। एक बेसिक सा एमसीक्यू था जो मेरे को ध्यान में आया था, और यहाँ पे भी कोई एग्जैक्ट हमने स्टेटमेंट नहीं डाली हुई थी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो हम फाइंड कर देते हैं एक बार, टेंजेंट टू। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 7 था, चैप्टर 10 का। हाँ ये हाँ एमसीक्यू वाले सेक्शन में था, एमसीक्यू चैप्टर 10 ही लिखना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चैप्टर 10 ठीक है, चैप्टर 10 देखो क्वेश्चन नंबर जो है 7 था हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन 7। यहाँ पे जो है पीडीएफ देख लो एक बार साथ में। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल मेक्स एन एंगल रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे इधर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी बस बेसिक सी, नहीं तो ये हमने जो है ना कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट भी यूज कर रखी है तो वहाँ से भी मैं मैच करा सकता, लेकिन भाई यहाँ पे एक लैजिट सी स्टेटमेंट देखने को मिली। उसके बाद के जो क्वेश्चन थे ये नए थे, बुक में भी नहीं थे आधे से ज़्यादा, तो एमसीक्यू खुद से बना रखे थे भाई एमसीक्यू तो। और साथ में अब देख लो यहाँ पे जो है एमसीक्यूज के अंदर आपको बता देता हूँ, एक 10th क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। अभी सारे दोनों चीज़ें साथ में करा रहा हूँ, कंपैरिजन भी और जो आउट ऑफ सिलेबस थे वो चीज़ भी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये आउट ऑफ सिलेबस था भाई, बुक में कभी हमें देखने को नहीं मिली ये चीज़, ऐसी बकवासबाजी नहीं थी, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं, तो चलो कोई बात नहीं यार, जो भी है ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आगे जो है बड़े क्वेश्चंस पे आ जाओ तुम। छोटे एमसीक्यू जो है इन्होंने खुद से बना रखे थे, खुद से मतलब कहीं से नहीं उठाए, खुद ही प्रिपेयर कर रखे थे ज़्यादातर, तो इन्होंने खुद के डायग्राम खुद की सब चीज़ें थी इनकी। 20वें क्वेश्चन के बाद में देख लो आप लोग 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन ने तो हद कर दी, क्या हद कर दी। ये वाला क्वेश्चन देखो, कहने को तो साइन कोस थीटा वाला था, लेकिन बुक में से ये भी नहीं था, ये वाला क्वेश्चन भी बुक में से नहीं था, और ये वाला क्वेश्चन भी बुक में से नहीं था। भाई 3 क्वेश्चन दिए तुम लोगों ने, एक तो बुक में से उठा के दे देते थे कम से कम कि पढ़े हुआ लगे कि भाई पढ़ा हुआ था हमने। ना ना ना, इनको नहीं देनी थी कोई सा भी क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन पूरा क्वेश्चन ही काट दो, समझ लो बुक में से था ही नहीं ये, ठीक है। अब पता नहीं भाई इसके ग्रेस मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। टॉपिक था लेकिन बुक में नहीं था, ठीक है। अब समझ लो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो तुम देखो। उसके बाद में आ जाओ 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन जो है ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी, और ये डायग्राम पहली बार बनाया गया है। पुराने जो है कोई भी क्वेश्चन इसमें इस टाइप का नहीं था, ना बुक में था ये वाला क्वेश्चन, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जरूर थे बुक में, वैसे ही जैसे हम 21वें क्वेश्चन को कंसिडर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा जो है पीडीएफ में से देखने को मिलता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चैप्टर 11 पे, और चैप्टर 11 के हम एमसीक्यू देखेंगे 6th एमसीक्यू, यानी कि ये वाला लेंथ ऑफ मिनट हैग ऑफ क्लॉक 14 एरिया स्वेप्ट बाय मिनट 5 मिनट इज। तो इसी तरीके का ये था हमारा, क्लॉक के बारे में था, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट 35 मिनट, सिमिलर टाइप का। जब जिसने ये सोल्व किया होगा ये आराम से हो गया होगा उसका क्वेश्चन। उसके बाद में 24वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 24वां क्वेश्चन वैसे तो देखे जाए तो भाई आसान था, नहीं आसान था भाई, आउट ऑफ सिलेबस था, कहाँ खुश हो रहे हो। ये वाला क्वेश्चन मैंने किताब में कंफर्म चेक करे भाई, ये चीज़ ये डाउट में मत रहना कि सर ऐसे फेंक रहा है कुछ भी। भाई किताब में, पुरानी किताब मेरे पास पड़ी हुई थी 2021 की मैथ की, और साथ में अभी लेटेस्ट वाली जो किताब है उसमें से कंपेयर करके ढूंढिए, तभी वीडियो इतनी लेट आ रही है। ये वाला क्वेश्चन पुरानी किताब में था, नई वाली किताब में नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और में जो है क्वेश्चन दिया हुआ था, और वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बाकायदा जो है हमें पीडीएफ बुक में से जो है देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन हमें देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन। भाई ये डायग्राम पता नहीं कौन सी परलोक से उठा के लाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन भाई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं बुक में, ठीक है। बुक में नहीं था, मतलब पता नहीं कहाँ से बनवा रहे हैं भाई, किससे बनवा रखा पेपर, मुझे ये समझ नहीं आया। इसीलिए बच्चे परेशान थे, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने के बाद उनको लग रहा है भाई बुक में से कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारी बुक में नहीं था। अब पता नहीं इस टाइप का भी मुझे रेयर ही देखने को मिला, एक आध एग्जाम्पल टाइप से, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिली कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइप का कुछ हो, लेकिन इसमें जो है सिंपल प्रॉपर्टी लग रही थी ट्रायंगल वाली। अब क्या कह सकते हैं भाई इस चीज़ को हम, एक्सट्रीम हार्ड क्वेश्चन था, एक्सट्रीम हार्ड कह लो इस क्वेश्चन को, उस लेवल का क्वेश्चन था।
अगला देखो ये वाला हमारा पीडीएफ से था, सबको ही पता होगा भाई, ये तो जिन्होंने पीडीएफ खोली होगी शुरू में बैठा था ये क्वेश्चन। ये देख लो, प्रूव दैट रूट 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ में से था। अगला क्वेश्चन आ जाओ 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन आपका बुक में से था बट पीडीएफ में हमने ऐड नहीं किया हुआ था, ठीक है। 28वां क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 8 का था, चैप्टर 8 का सेकंड क्वेश्चन था। देखो भाई सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसमें जो है ये देखो टेंजेंट थीटा बराबर ये है ना, ये वाला बराबर 1 + सेकेंड थीटा, ये देख लो ये वाला क्वेश्चन था आपका 28th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में और में जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये बुक में भी नहीं था भाई। अब हम देखो, हम भविष्यवाणी नहीं करते भाई कि यहाँ पता नहीं कहाँ से आएगा, ये बुक में ही नहीं था। अब बुक में ही नहीं तो भाई हम कहाँ से लेके आएंगे उठा के। अब तो ये बोर्ड की मर्जी हो रही, कुछ भी बना के चिपका दे रहा है हम लोगों को। जो भाई बुक में हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, हम उसी का एनालिसिस करके उसी के ब्याह पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी नहीं है। अब उस टाइप का भी नहीं आएगा तो भाई क्या करेगा कोई बच्चा, है ना। चलो ऊपर वाला पीडीएफ में से था, नीचे वाला नहीं था। अब उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन था 29th को जो क्वेश्चन था, इसमें जो है एक चाइल्ड गेम जो है ट्रायंगल करता है, ये खेलता वेलता है। इसमें जो है इसी के टाइप का सेम क्वेश्चन नहीं है बट सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन है हमें पीडीएफ में देखने को मिलता है। चैप्टर 14 का 5th क्वेश्चन देख लो, 5th क्वेश्चन ये वाला, जिसमें एक बैग में 3 लाल गेंद काली गेंद है, यहाँ पे बस 8 त्रिभुज और ये करके डाल दिए। सेम टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो सेम। जिनको समझ अंडरस्टैंडिंग जिसने इसको समझ के किया होगा ये आराम से हो जाता है उनका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ से नहीं था लेकिन बुक में था ही आपका, ठीक है। लेकिन इतने खुश मत हो जाओ, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन, ये वाला डिट्टो सेम नहीं था। और इस टाइप से का थोड़ा बहुत हिंट मिला मुझे, ज़्यादा प्रॉपर मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि बुक में भी नहीं है भाई इस चीज़ के बारे में कंफर्म हिंट। लेकिन हाँ अल्फा बीटा ये कर रखे हैं इन्होंने, तो मान लो भाई बुक में से था ये एक बार को, ठीक है। 50-50 है भाई, बोर्ड वाले नंबर दे भी सकते नहीं भी दे सकते इस चीज़ को, तो इसके ग्रेस मार्क मिले या ना भी मिले, ठीक है। 31st क्वेश्चन देखो, 31st क्वेश्चन जो था इसका पहला ही पोर्शन ये वाला, तो ये जो 31st क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। चैप्टर 3 पे आ जाओ, चैप्टर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन थी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी यही था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये वैल्यू दे रखी थी हमको, इसको सोल्व आउट करना था, ठीक है। सिमिलर टाइप से आपको इसको सोल्व करना था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। उसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये बुक में भी नहीं था, ठीक है भाई। इतने बुरे हाल थे, इसीलिए बच्चों का दिमाग खराब हो गया क्योंकि बुक पढ़ा हुआ जिन्होंने ट्यूटर पढ़ा, क्योंकि ट्यूटर भी बुक में से बनाते भाई। एनसीईआरटी की इतनी बड़ी किताब क्यों पकड़ा रखे फिर हमें, जब बुक में से तुम्हें कुछ देना ही नहीं था। अब ये तो वही बात होगी भाई, कुछ भी बना के ले आएंगे, ढूंढते रहो लॉजिक्स इनके, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो था ये बुक में ही नहीं था, तो भाई हम तो कहाँ से ऐड करते। अगला क्वेश्चन देखो सेक्शन डी में आ जाओ, सेक्शन डी का 32 क्वेश्चन। इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बुक में नहीं था लेकिन हाँ टॉपिक था तो हम कंसिडर करेंगे, सिलेबस में है ये, ठीक है। लेकिन इसका जो और वाला क्वेश्चन है, और वाला 32 का, ये पीडीएफ में भी था आपका, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर 12 से, चैप्टर 12 देख लो। और अरे कहाँ गया चैप्टर 12, हाँ ये रहा चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये रहा ऊपर आ गया, ये रहा। ये देखो ये था क्वेश्चन हमारा, अ टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड, ऐसा ही था ना ये सेम टाइप में। तो यही जो है क्वेश्चन है, हाइट और ये भी सेम करके 2.1, यहाँ पे 4 मीटर के बजाय 5 मीटर कर दिया। ये चीज़ तो करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। 500 मीटर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर का खर्चा था, यहाँ पे 600 कर दिया, तो इस तरीके से कंफ्यूज किया हुआ, बाकी सेम क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उसके बाद में 33 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 33 नंबर का जो पहला क्वेश्चन था ये हमारा पुरानी बुक में से है, नई बुक में से नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबर दे ना दे पता नहीं भाई हमको, तो क्या करेंगे बोर्ड वाले, पुरानी बुक में से था। सिलेबस आउट कह भी सकते हो या नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि टाइप तो था लेकिन भाई आउट सिलेबस, पुरानी जो बुक थी उसमें से उठा के दे रखा है। अब इसका जो और वाला क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पीडीएफ में था। अब देख लो कौन सा था वो भी दिखा देता हूँ। चैप्टर 13 है हमारा, ऐसे स्क्रॉल मार देते हैं चैप्टर 13 के लिए। हाँ ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये देख लो, ये जो है ना डेली अलाउंस फोकस, ये इस टाइप का क्वेश्चन था ये हमारा। और इसमें जो है यहाँ पे एफ निकालना था, यहाँ पे एक्स और वाई दो चीज़ें दे रखी थी, दो निकालनी थी। लेकिन पैटर्न फॉर्मूला सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना था, सोल्व करना था, आराम से आपकी वैल्यूज निकल जाती, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन देखो, इसमें अथवा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, ये अपने पास से चिपका रखा था आपको कुछ भी, क्योंकि बुक में ये नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बुक में से नहीं था,
ठीक है, ये टॉपिक भी नहीं था, काइंड हम कह सकते हैं। मतलब ये देख लो भाई, ये बड़ी दिक्कत है। इसका जो और वाला पोर्शन था, इसका जो है एक ही क्वेश्चन था बुक में, और ये हमने पीडीएफ में भी ऐड किया हुआ था। ये बात नहीं है कि भाई पीडीएफ में नहीं मिलेगी भाई, जो लेजिट चीजें है ना वो दिखा रहा हूं तुमको। अभी चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर था हमारे पास में 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका, एक मोटर बोट वाला, मोटर बोट स्पीड दे रखी है और ये चीजें, और यहाँ पे भी ये स्पीड दे रखी है और ये 1 घंटे चलती है, 24 किलोमीटर जाती है। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन था ये हमारा। स्पीड ऑफ स्टीम निकालनी थी, स्पीड ऑफ स्टीम। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है भाई, ये पुरानी बुक में से था, नई बुक में ये नहीं था। ठीक है भाई, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, इसलिए जो है एनालिसिस इतनी डीप करना पड़ा मेरे को, इतनी मेहनत लग गई भाई इस एनालिसिस के चक्कर में। कंपेयर करो, एक एक पन्ना पलट दिया आप लोगों के लिए ताकि आपको ग्रेस मार्क्स मिल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 35 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बुक से था लेकिन हमारी पीडीएफ में कंसीडर्ड नहीं था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 आपका आ गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये तो आसान था भाई, केस स्टडी तो ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि अगर अटेम्प्ट किया होगा तो ये आराम से हो जाता, और पीडीएफ के अंदर इस टाइप के टॉपिक हमने ऑलरेडी ऐड किए हुए थे। अगला जो क्वेश्चन था 37 नंबर का, ये आपका एलिवेशन टाइप का था। अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती है आपको, बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, अगर समझते आप तो आराम से इसको भी अटेम्प्ट आप लोग कर पाते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बात थी टोटल। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर कंसीडर कर रखे थे। अगर आपको डाउट हो रहा है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे हाइट, टावर और इस टाइप के, और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये देख लो, ये कई सारे क्वेश्चन है इसी टाइप से। ये वाले डायग्राम ऊपर नीचे देखना भाई, इसी तरीके से सोल्व करना था। अगर समझे होंगे ये क्वेश्चन तो ये वाला केस स्टडी आराम से हो जाती दोनों। तीसरे वाली केस स्टडी एपी की थी, ये भी काफ़ी आसान थी। ठीक है, अब कुल मिला के ये था आपका पेपर, और सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई कुल मिला के कंक्लूजन तो बता दो, क्या रहा क्या नहीं। देखो मैंने एमसीक्यू मिलाए पीडीएफ से। टोटल पेपर में 12 नंबर के 12 के थे ना ये केस स्टडी हमारी। अरे रुको यार, 4 नंबर का क्वेश्चन है ना आई गेस। ये कितने का है, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 1 2, हाँ 4 नंबर की केस स्टडी थी। देखो टोटल पेपर देख लो एक बार आप। 12 नंबर की तो थी केस स्टडी, ठीक है, 20 नंबर के थे एमसीक्यू, उसके साथ में जो है बाकी के थे क्वेश्चन, यानी कि 20 और 12 में से 2 असर्शन रीजन टाइप आप ऐड कर लो। ठीक है, 12 और 2 14। 14 मार्क्स का तो हमें पता था भाई पीडीएफ से आना ही नहीं है, उसकी तो श्योरिटी थी। क्यों? क्योंकि भाई वो नए टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। असर्शन रीजन केस स्टडी वो हमेशा नहीं आती है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट लॉजिक समझ सकते हो। और लॉजिक अगर जिसने पीडीएफ से समझा होगा वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया होगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, उसके बाद में ये जो टॉपिक बचा 14 मार्क्स का, इसके अलावा जो भी पेपर आपका बच रहा है, ठीक है, कितना बचता है? लगभग 80 में से 70, 66 मार्क्स का पेपर आपका बचता है पेंडिंग। अब 66 मार्क्स के पेपर में से पीडीएफ में से था हमारा टोटल 32 मार्क्स का पेपर। ठीक है, 32 मार्क्स का पेपर पीडीएफ में से आया हुआ था, जो मैंने चेक कर लिया है के नंबर को खोल के। और उसके बाद आगे सुन लो भाई, 5 5 10 और 3 5 15 और 5 20 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके शायद आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, शायद मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको कंफर्म बता रहा हूँ, 10th क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर का, 21st क्वेश्चन 2 नंबर का, 24th क्वेश्चन 50-50। आगे के जो क्वेश्चन थे उनमें ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने, भाई चीटिंग करी है हमारे साथ। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इसका, या तो पेपर दोबारा लेना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, अगर ऐसी चीटिंग करी है। मतलब 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 ऑप्शन दे दिए और में, और एक सिलेबस में से था एक नहीं था, तो भाई ऐसे थोड़ी है, वो ऑप्शन के नाम पे क्यों कलंक बना रखा है तुमने। तो कुल मिला के अगर इस तरीके से देखा जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को कंसिडर करो आउट ऑफ सिलेबस, तो 20 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे बोर्ड की साइड से। हो सकता है भाई एमसीक्यू, देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने एमसीक्यू सारे एमसीक्यूज की जांच नहीं की है एक एक करके। ठीक है, अगर जांच करूंगा तो एक आधा एमसीक्यू और पकड़ा जाएगा, एक आधा एमसीक्यू और हत्ते चढ़ जाएगा मेरे। लेकिन ये मान के चल रहा हूँ कि बिना एमसीक्यू जो मेरे फोकस में आया पहले ही, वो था 10th क्वेश्चन, उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन थे। तो टोटल जो है क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ आपको, अगर मैच करना हो किसी को मैच कर लेना। 10th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, और उसके बाद में 25th क्वेश्चन, बट सिमिलर टाइप का था ये 25th। 31st क्वेश्चन, इसके और वाला क्वेश्चन था, 33 था, और 34। ये वाले जो क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस थे, आपके बुक में पुरानी में थे, नई वाली में नहीं थे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के थे। अब अगर देखा जाए भाई कितना ही पेपर बचेगा, पेपर कितना बचा भाई? 66 नंबर में से 20 तो वैसे माइनस मार लो तुम, बचेगा कितना? 6।
और 6 में से 2 गया 4, 46 नंबर का था, उसमें से 32 नंबर का पेपर आ गया भाई। और क्या चाहिए तुम्हें, मतलब भाई पेपर हार्ड बनाया है, मैं मानता हूँ ये चीज़ कि भाई पेपर एक्सट्रीम हार्ड है। अगर पेपर एक्सट्रीम हार्ड है, इसी वजह से ये सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा कि भाई पीडीएफ में से बहुत कम देखने को मिला। बच्चे कह रहे 2-4 क्वेश्चन आए, वो इसीलिए आए क्योंकि पेपर में कितने सारे क्वेश्चन है भाई, आउट ऑफ सिलेबस पकड़ा रखे हैं। अगर देखा जाए ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये सारा प्रोसेस हुआ है। 20 नंबर का ग्रेस मार्क्स मेरे हिसाब से लगभग, देखो बोर्ड कुछ भी करेगा, 15 नंबर अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा। 15 नंबर तो कम से कम बोर्ड ग्रेस मार्क्स सभी बच्चों को देगा, चाहे तुमने अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो इन क्वेश्चंस में से, ठीक है। इनमें से कुछ एक आध काट सकता है, जैसे 25 क्वेश्चन 50-50 पे हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन मान के चलो तुम 15 नंबर के आसपास तो है तुम्हें जो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे फ्री के, ठीक है। अब वो बोर्ड के ऊपर है भाई, बोर्ड पेपर दोबारा लेगा या नहीं लेगा वो सारा हमें बाद में पता लगेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग भी भाई पीडीएफ में से बहुत सारा आया हुआ था, जो पेपर में भाई किताब में से था वो तो आ ही गया, जो किताब में नहीं था मैं क्या करूं भाई उसका, मतलब कहाँ से बना के लाऊं, इनको बोर्ड से कांटेक्ट करूं क्या कि बताओ मेरे को पेपर कौन सा था। जो बुक में से आया पोर्शन भाई, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपको पीडीएफ से ही मिला है देखने को एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई पीडीएफ में से नहीं था, मैंने मैच भी करा दी पीडीएफ आपको, और साथ में जो है अपना खुद भी मैच कर सकते हो अगर डाउट हो रहा है तो। मैथ की पीडीएफ जिन्होंने परचेज करी थी, पीडीएफ को भी मैच कर सकता है खुद से भी। और जो बेसिक वाला का पेपर था वो तो लगभग सारा पेपर था, उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन थे जो सिलेबस जो पीडीएफ से नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन पीडीएफ से आए थे। और इस वाले में भी ऐसा है, जो क्वेश्चन सिलेबस में थे, ठीक है, बुक में से जो आए हैं क्वेश्चन, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही पीडीएफ में नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन पीडीएफ से ही मिले हैं, ठीक है। अभी दिक्कत यह है भाई, आउट ऑफ सिलेबस देंगे तो हमारी सोच इतनी पीछे कहाँ जाएगी कि वो पता नहीं किसको बैठा दिया भाई, 1990 वाले व्यक्ति को, जो पुरानी किताब में से उठा उठा के पटक दिया। उसके पास मुझे लग रहा है भाई पैसे चाहिए, सबको, सभी बच्चे 1-1 रुपये का चंदा देंगे ताकि उस टीचर को नई किताब हम दे सके, ठीक है। और भाई नई किताब में से बनवाएंगे उससे पेपर। चलो मजाक कर रहा हूँ यार, जो भी है देखा जाएगा, वो बोर्ड क्या करेगा। मिलते हैं नई वीडियो में। कोई भी अपडेट रहेगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ में अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम लिंक से। और हाँ, वेबसाइट पे भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे अगर वीडियो देख रहा भाई, पहले तो एक चीज़ बताओ, तुमने वीडियो पूरी देखी है कि नहीं देखी है। तुम में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने आधी चीज़ें बताई, ये नहीं बताया वो नहीं बताया। पूरी वीडियो देखा करो, देखते हैं किस किस ने देखी है पूरी वीडियो, कमेंट में बताना। अब इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, गूगल पे जाओ cclchapter.com सर्च कर लो, इसमें अगर पीडीएफ खरीदनी है यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। कूपन कोड CCL10 ये यूज कर लेना और डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए यहाँ पे मिलेंगे, आंसर्स नहीं है, ठीक है। 10th वालों के लिए आंसर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आंसर्स के साथ है पीडीएफ। जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सबके आंसर हैं साथ में, ठीक है। अगर विदाउट आंसर आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो तो यहाँ से कर लेना, लेकिन यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। हार्ड लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चंस मैंने अपडेट कर दिए हैं, तो यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको एक्सट्रीम जो है पेपर आ गए तो अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फ्री में जो आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे डाउनलोड के लिए, प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर वगैरह, ये पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।